नमस्कार दोस्तों। आज यानी 16 दिसंबर का जो हमारा प्रीलिम फोकस्ड न्यूज़ एनालिसिस है उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देखिए, एक न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो लोधा कमेटी से रिलेटेड है। इसका नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने बीसीसीआई में रिफॉर्म्स की बात कही। अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो तो पूछना मुश्किल है, फिर भी हम 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा कि एक स्टेट एक वोट होना चाहिए, ऐसा लोधा कमेटी ने कहा कि एक स्टेट का सिर्फ एक ही वोट होना चाहिए। दूसरी इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं पद ले लेते हैं बीसीसीआई के अंदर में और काफ़ी सालों तक जम के बैठ जाते हैं और उससे हटते नहीं हैं, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम होती है, और इसको रिमूव करने के लिए लोधा कमेटी ने कहा कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट पद ही ना ले इसके बीसीसीआई में, ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ऐसा रिफॉर्म इसमें आना चाहिए। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट बात था वो आईपीएल की गवर्नेंस है, वो बीसीसीआई की जो कार्यप्रणाली है उसको अलग कर दिया जाए और दोनों अलग अलग हो, सेपरेशन उनके बीच में, क्योंकि आईपीएल ही कई बार काफ़ी सारे जो विवाद खड़े होते हैं आईपीएल की वजह से ही होते हैं। तो ये नाम पूछा जा सकता है लोधा कमेटी का। दूसरा देखिए जो इंपॉर्टेंट जो है, ये देखिए प्रीलिम के लिए तो नहीं, मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के आसपास यानी हाईवे पे जो भी शराब के ठेके हैं, जो लिक्वर के ठेके हैं, उनको बंद कर दिया जाए। और इन्होंने आदेश दिया स्टेट चीफ सेक्रेटरी को कि 1 महीने के अंदर में आप इस आदेश को इन्फोर्स करवाएं। और देखिए होता क्या है, इससे जो शराब के ठेके होते हैं उससे क्या होता है, जो हाईवेज पे जो ड्राइविंग करते हैं जो लोग, तो वो क्या होते हैं, ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, काफ़ी तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी जानें इससे जाती हैं। तो एक फैक्ट के अनुसार कि 2 लाख जानें हर साल एक्सीडेंट्स में हमारे देश में जाती हैं और 4% जीडीपी का लॉस हो जाता है। देखिए एक ह्यूमन पावर का लॉस हो गया एक्सीडेंट्स में, हेल्थ केयर पर खर्चा हुआ इतना सारा, तो काफ़ी नुकसान इससे हम होता है। और जो इमोशनल क्राइसिस होते हैं, जिन लोगों की दुर्घटना में मौत होती है, उन फैमिलीज़ को काफ़ी तरह के इमोशनल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर फैक्ट भी बताया। उन्होंने कहा कि 500 मीटर यानी हाईवे के 500 मीटर के अंदर ही कोई शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। और उन शराब के ठेकों को बंद करने की बात उन्होंने कही जो कि देखिए म्यूनसिपैलिटी के अंदर आते हैं, यानी हाईवे से किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए शराब के ठेकों के पास में, यह बात कही। तो ये काफ़ी अच्छा जुडिशरी का डिसीजन है। तो जब भी जुडिशरी एक्टिविज्म की बात आए तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। बुराइयों के तौर पर भी काफ़ी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, और लेकिन अच्छाई के तौर पे अगर कोई इनकी तारीफ करनी हो यानी पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हो तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं। आगे फ्रंट पेज पे ही एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मेंस के दृष्टिकोण से एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए ये पॉइंट है इंसेंटिवाइज करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिजिटली यानी कैशलेस इकोनॉमी लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग डिजिटली ट्रांजैक्शंस करेंगे उनको इंसेंटिवाइज करने की बात कही कि हर हफ्ते आपको इनाम मिलेगा। जो भी लोग करते हैं उनको हर हफ्ते इनाम मिलेगा, यानी 4-5 चीज़ों की इन्होंने बात कही, आधार कार्ड और जो इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस है उससे, और एक दो और चीज़ हैं। और यानी जो पेटीएम से मिलेगा उनके लिए स्कीम नहीं है, जो पेटीएम या फिर प्राइवेट बैंक क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए स्कीम नहीं है। जो सरकार द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव हैं जैसे आधार कार्ड या फिर इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस, हर हफ्ते इनाम दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, इस तरह कुछ अमाउंट है कुछ भी, और बाद में एक बम्पर प्राइज भी दिया जाएगा। तो क्यों ये पॉइंट मैंने आपको बताया, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी एथिक्स में आपसे कोई पूछे, समटाइम्स ए क्वेश्चन कम्स इन द एथिक्स लाइक हाउ वी कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन इंडल्ज्ड इन द थिंग्स लाइक द ओपन डेफिकेशन। सो दिस मे बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। व्हेनेवर यू वांट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ समवन यू गिव दिस पॉइंट लाइक वी कैन इंसेंटिवाइज समवन। मतलब जब भी आपको किसी का एटीट्यूड चेंज करना हो तो बस आप ये एग्जांपल जरूर दीजिए कि हम उसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, यानी पैसा दे सकते हैं या फिर किसी और भी तरह का इंसेंटिवाइजेशन में सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसों के पीछे सारी दुनिया नहीं भागती। और अगला जो पॉइंट है वो डिस्कस हम कर लेते हैं, क्या है। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर किसी भी लेडी को नाम जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए काफ़ी बार ऐसा जो प्राइज़ हैं एकेडमी जो है वो प्राइज़ देते रहते हैं, दिया किसमें ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल प्राइज़ में यूपीएससी का देखिए, यूपीएससी और एसएससी में यही डिफरेंस है। यूपीएससी बंदों पर फोकस नहीं करती, यानी पर्टिकुलर पर्सन्स पर फोकस नहीं करती। यूपीएससी आर्ट पर फोकस करती है, आर्ट पर, कोई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है या फिर कुछ। आईबीपीएस और एसएससी जैसे एग्जाम जो होते हैं उनमें पर्टिकुलर पर्सन पर जोर दिया जाता है, टेक्नोलॉजी पे कम जोर दिया जाता है, किसको नोबेल प्राइज मिला और कौन जीता कौन हारा, इन चीज़ों पर ज़्यादा दिया जाता है, विमेंडल में कौन जीता। यूपीएससी ऐसी चीज़ों पर नहीं फोकस करती, बहुत कम करती है। देखिए आने वाले टाइम में कुछ चेंज हो जाए तो उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन यूपीएससी का ये पैटर्न है, ये इन चीज़ों पर फोकस नहीं करती, पर्टिकुलर बंदे के नाम पर, किसने नोबेल प्राइज जीता किसने हारा। तो देखिए हुआ क्या है, क्लासिकल म्यूजिक में ये मिला है प्राइज़,
तो क्लासिकल म्यूजिक आपको पता ही होगा दो तरह का होता है, एक होता है कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक जो साउथ इंडिया में आता है, और एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक और इनमें डिफरेंस क्या ये पूछा जा सकता है, और क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में ये रहता है तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। आपको पता होगा, देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक यानी नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा जयपुर घराना और पटियाला घराना, इस तरह के घरानों में डिवाइड होता है, आगरा घराना, लखनऊ घराना। लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक यानी साउथ इंडिया में ऐसा कोई घराना नहीं होता, वो सिर्फ एक ही होता है, यूनिफाइड है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या होता है, देखिए इमोशनल ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ये इमोशनल कम होते हैं। कार्नेटिक म्यूजिक जो वाले होते हैं, जो यानी नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा इमोशनल है। इस तरह से आप कुछ लॉजिक लगा के चीज़ें याद कर लिया करो। आने वाले डिस्कशन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे चीज़ों को याद किया जा सकता है, यानी प्रीलिम के जो फैक्ट्स हैं उनको कैसे रिलेट ऐसे किया जाए कि वो हमारे दिमाग में जम जाए। और जो देखिए और कौन कौन से पॉइंट से डिफरेंस हो सकते हैं। हिंदुस्तानी जो म्यूजिक होता है, देखिए उसमें टाइमिंग पे बहुत जोर दिया जाता है। यानी देखिए धुमरी तमाल है, ताल है, वो पर्टिकुलर टाइम पे गाई जाएगी, और ख्याल है वो पर्टिकुलर टाइम पर गाई जाएगी। और जो देखिए कार्नेटिक म्यूजिक में ऐसा टाइमिंग पर कोई फोकस नहीं किया जाता। अब देखिए इस बात को हम सिर्फ बात को, आप फैक्ट्स की उस पर मत जाइए, विवाद पर मत जाइएगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और जैसे कार्नेटिक में क्या होता है, साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जैसे केरला की जो है यू कैन से लिटरेसी है सबसे ज़्यादा है, और वहाँ भी देखिए बेंगलोर, हैदराबाद, ये IT सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो ज़्यादा टाइमिंग का वो नहीं करते, सुपरस्टिशन नहीं रखते। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग धार्मिक हैं। और देखिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप इस फोकस पे बात मत कीजिएगा, कहीं आप ऐसा कमेंट कर दो कि नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा धार्मिक नहीं है, साउथ इंडिया के ज़्यादा धार्मिक है, वहाँ मंदिर ज़्यादा है। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है कि आप बस ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो अपने दिमाग में, चाहे वो फैक्ट गलत हो या इससे आपको याद हो जाए चीज़ें। क्योंकि प्रीलिम के लिए बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं हमको एक टेक्निक से याद करनी पड़ेंगी, ताकि चलते चलते प्रीलिम पर बस हमें इतना ज़्यादा रट्टा हमारा चीज़ों का लग जाए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें याद हो जाएं। बस ये एग्जाम्पल था। अब देखिए आगे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इस पेज पे तो सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इंडस वाटर ट्रीटी पे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में देखिए 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी करवाई थी, तो इस पे साफ साफ क्वेश्चन बनता है कि किसने ट्रीटी मीडिएट करवाई थी। तो हमेशा याद रखिए वर्ल्ड बैंक ने 1960 में हुई थी, जिसके अंतर्गत 3 रिवर्स को यूज करने का, देखिए पूर्णतया तमाम तरह का यूज जिसे कर सकता है पाकिस्तान, इंडस, झेलम और चिनाब। और इंडिया को 3 नदियां जो मिली उनके नाम है रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये हमेशा याद रखिए। और बस यही है। देखिए और बाकी कहाँ से निकलती है, जैसे इंडस जो है तिब्बत से निकलती है, झेलम हमारे यहीं से निकलती है जम्मू कश्मीर से, वेरीनाग लेक से, और चिनाब तो निकलती है शायद रावी शायद रोहतांग लेक से निकलती है, और चिनाब आप देख लीजिएगा, हाँ चिनाब वहाँ से निकलती है। 2 नदियों का मिश्रण बनता है, तांडी और क्योलोंग, दोनों इंडिया में ही है। तांडी और क्योलोंग बन के चिनाब बनाते हैं। ब्यास भी हमारे इंडिया से निकलती है, और सतलुज राकाज लेक से निकलती है। ये सारे ज्योग्राफी के हैं, तो आप ज्योग्राफी में देख लेना कौन कहाँ से निकलती है। इन पर क्वेश्चन बनता है, लेकिन इन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि अब जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि इन 6 में से कौन सी ऐसी नदी है जो सिर्फ इंडिया में बहती है, यानी इंडिया से ही निकलती है और इंडिया में ही किसी और नदी में मर्ज हो जाती है, तो उसका नाम है ब्यास। तो छोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं वो हमेशा याद रखिए आप। और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि वो सतलुज रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है, तो ये आप देख लीजिएगा। थोड़ा मैप जब भी देखो, मैपिंग हम करेंगे, थोड़ा मैपिंग तो हम करेंगे, तो जब भी हम देखेंगे ये देख लेंगे कि बाद में कि कौन कौन से स्टेट से जाती हैं, तो इस तरह से हमें याद हो जाएंगी चीज़ें। तो ये देखिए, ये भी इंडस वाटर ट्रीटी का, यहाँ से देखिए ये इंडस है, तो इंडस का जो मैप बनता है ऐसे बनता है, ये तिब्बत से निकलती है और फिर यहाँ। और झेलम एक कई बार ये फैक्ट भी पूछते हैं कि जो झेलम रिवर है वो एक 90 डिग्री के यू कैन से यू टर्न लेती है। ये देखिए पहले यहाँ जा रही है, फिर एक 90 डिग्री के चैनल पर यू टर्न लेगी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच रिवर टेक्स द 90 डिग्री टर्न एंड। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिएगा आप, जो ये झेलम रिवर है एक इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया ये पाकिस्तान के पास में है फिलहाल, और यानी जहाँ से ये रिवर जाती है फिलहाल ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, और यहाँ से जो आतंकवादी है वो क्रॉस करके हमारे देश के अंदर आते हैं और हमला करते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा।
जितना देखिए, जितना हो सकेगा हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और फिर से कहता हूँ, कई लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, दे आर रियली ऑसम, दे शेयर द फैक्ट्स इन द कमेंट्स फॉर्म। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग कमेंट्स की फॉर्म में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत अच्छी आदत है। मैं कहता हूँ आप ऐसा हमेशा करिए, क्योंकि और लोगों को भी फायदा होगा, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इससे। बजाय कि इसके कि देखिए कमेंट में थैंक्स लिखने का क्या फ़ायदा, थैंक्स लिखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि कम्युनिटी है अपनी और हम डिस्कशन करेंगे आखिरी तक, तो थैंक्स लिखने का कोई फायदा है नहीं। इससे अच्छा ये होगा कि वो ज़्यादा बड़ा थैंक्स होगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे आज की वीडियो में आपके पास सर्टेनली यह हो ही नहीं सकता कि इससे रिलेटेड, आज की डिस्कशन से रिलेटेड कुछ आपके पास में इन्फॉर्मेशन कुछ आज से जो हमने डिस्कस किया इससे अलग ना हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ जो आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिस पे क्वेश्चन बनता है, वो शेयर कर लीजिए। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए अगला जो है ट्रेड डेफिसिट पर है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो ट्रेड डेफिसिट का बैलून है वो काफ़ी इस नवंबर के महीने में ज़्यादा हो गया है। ट्रेड डेफिसिट होता क्या, इस पे पहले थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड डेफिसिट, यहाँ पे देखिए ये होता है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, यानी जितना आप एक्सपोर्ट करते हो माइनस में उतना आप इंपोर्ट करते हो। अगर देखिए एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो आपका ट्रेड जो डेफिसिट है वो सरप्लस होगा, डेफिसिट नहीं होगा, वो सरप्लस होगा, यानी आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो। लेकिन अब अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो तो आपका ट्रेड डेफिसिट रहेगा। और इंडिया के केस में हमेशा ऑलमोस्ट ये ट्रेड डेफिसिट ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि देखिए इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो हमारे देश में देखिए गोल्ड की अहमियत बहुत ज़्यादा है, सोने की अहमियत ज़्यादा है, लोग सोना ज़्यादा खरीदते हैं। और ब्लैक मनी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लोगों को ब्लैक मनी इकट्ठा करना होता है तो वो सोना खरीद के इसे इकट्ठा करते हैं, वो बात अलग है। अब गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें कर रही है, जैसे ट्रांजैक्शन करना 50,000 से ऊपर अगर आप सोना खरीदोगे तो आपको पैन कार्ड का नंबर देना होगा। अच्छा, आपको पता है कि पैन कार्ड का नंबर क्यों मांगते हैं? देखिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई भी हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो क्या होता है कि वो हमारा पैन कार्ड मांगते हैं। तो पैन कार्ड जो होता है वो डायरेक्टली इनकम टैक्स के पास जाता है, यानी इनकम टैक्स में ऐसा प्रोविजन होता है कि अगर वो हमारा पैन नंबर प्रोड्यूस करें तो उनको हमारे जितने भी तमाम तरह के हमारे बैंकों में खाता है या फिर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हम वैसे भी करते हैं जैसे सोना खरीदते हैं, तो इनकम टैक्स वालों के पास में सारी ट्रांजैक्शंस उपलब्ध होंगी। कैसे होंगी? पैन कार्ड के थ्रू, पैन नंबर के थ्रू। वो एक पैन नंबर क्लिक करेंगे और उनके पास में हमारी सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। इसी से वो पता कर लेते हैं कि कौन सा बंदा है जिसकी इनकम ज़्यादा है, और यानी इनकम ज़्यादा हो रही है लेकिन वो टैक्स कम भर रहा है। तो देखिए, और हम क्या गोल्ड परचेज करते हैं, पेट्रोलियम, हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, हम मिडिल ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे गोल्ड, पेट्रोलियम है, हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट यही हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए पेट्रोलियम हमने बनाया, पेट्रोलियम हमने इंपोर्ट किया, इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे, रिफाइन वगैरह करके इसको हम बाद में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट कर देंगे। गोल्ड है, गोल्ड हमने इंपोर्ट किया काफ़ी अमाउंट में, लेकिन हम इसकी थोड़ी छोटी मोटी ज्वेलरी बना के इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और जो आईटी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस कंपनी है, ये काफ़ी एक्सपोर्ट करती हैं। तो बस ये है। और नीचे एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है, वो देख लेते हैं हम। सुब्रमण्यम स्वामी से रिलेटेड ये फैक्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का जो है रिफॉर्म है। और ये कहते हैं कि जो जीएसटी की रेट है, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कहते हैं। एक तो जो जीएसटी की रेट है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं खाली पेज पे, जो जीएसटी की आने वाली रेट है उनका जो रेट है वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसकी रेट कम होएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे। अगर रेट इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, टैक्स को अवॉइड करने लगेंगे और टैक्स नहीं भरेंगे। तो इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कर्व आती है। देखिए यहाँ पे देखिए लाफर कर्व जो इसको आप कहते हैं। और इससे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब टैक्स रेट बढ़ाते हैं, ये ग्राफ देखिए ध्यान से, टैक्स रेट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो शुरू में जब हम टैक्स रेट बढ़ाते हैं एकदम से तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है। लेकिन बाद में अगर एक लेवल के बाद में अगर टैक्स बढ़ाएं तो वो रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए कई बार टैक्स इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोग अवॉइड करते हैं, लोग कहते हैं, रिस्क लेने को तैयार होते हैं। लोग सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर देखिए 1 लाख की इनकम पे अगर आपका 40% टैक्स है, यानी 40,000 तो आपको भरने पड़ रहे हैं टैक्स से, तो लोग क्या सोचेंगे, यार इतना ज़्यादा टैक्स भरने से अच्छा है तो रिस्क ही ले लेते हैं, पकड़े जाएंगे तो देखी जानी। और अगर देखिए वही टैक्स अगर 5% है या फिर 6% है तो लोग सोचते हैं अगर अरे यार 1 लाख इनकम है, 5-6 हज़ार
10,000 टैक्स भरना है तो भर देते हैं, क्या दिक्कत है, बजाय इसके कि बाद में पकड़े जाएं। तो जितना ज़्यादा कम टैक्स होता है कई बार उतना ज़्यादा लोग भर देते हैं। ज़्यादा टैक्स होने से नुकसान क्या होता है, शुरू शुरू में तो लोग भर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर टैक्स इंक्रीज करेंगे तो लोग भरेंगे नहीं, बल्कि टैक्स रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि सरकार के पास में कम रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये लेफर कर्व तो ये होती है। आपको और कर्व मैं आपसे पूछता हूँ, जे कर्व क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट कर्व है इकोनॉमिक्स की। जे कर्व आप बताइए क्या होती है, या फिर एक फिलिप्स कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिलिप कर्व भी आप बताइए क्या होती है। तो दो कर्व आपको बतानी है कि फिलिप कर्व कौन सी होती है, जे कर्व कौन सी होती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे इस फॉर्मेट में अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो ये है, पहले मैं क्वेश्चन लिखूं और फिर इसके ऑप्शंस लिखूं। देखिए, ये फॉर्मेट अच्छा है और डेफिनेटली नो डाउट मुझे भी यही लगता है कि इससे ज़्यादा चीज़ें रिटेन होती हैं। लेकिन देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम इससे कंज्यूम होता है और सारी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है और टाइम इसमें बहुत कंज्यूम होता है। तो हमारी डिस्कशन ऐसी होनी चाहिए कि मुझे भी थोड़ी आसानी रहे। ऐसा ना हो कि मैं भी 3-4 दिन तक डिस्कस करूं, बाद में इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है या फिर इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है कि हम वीडियो डिस्कस करना ही बंद कर दें। तो देखिए, हम क्वेश्चन डिस्कस तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन इस फॉर्मेट में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो यह मुमकिन नहीं होगा। फिर और क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जो इनसाइट्स या IAS बाबा है, ये अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी अच्छे लोग ये हैं, इनके क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखिए, इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमारे पे कॉपीराइट्स एक्ट लग जाएगा और ये नहीं करने देंगे डिस्कस। और जो दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि हम क्वेश्चन बनवा लें या कोई हमारे लिए क्वेश्चन बना दे। लेकिन देखिए, क्वेश्चन कौन बनाएगा अपने लिए? ऐसा आज के टाइम में कोई इतनी हेल्प करता नहीं है, और एक क्वेश्चन बनवाने के मार्केट में लगते हैं 100 रुपये। तो 5 क्वेश्चन के 500 रुपये लग जाएंगे, एक महीने के 15,000 रुपये। तो इतने पैसे तो हमारे पास कहाँ से आएंगे? तो देखिए, हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके शायद आपको भी ये बात अच्छी लगेगी कि इतना, अगर बजाय इसके कि हम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करें, उसके बजाय यह डिसाइड किया जा सकता है कि कल से देखिए मैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम। क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे नो डाउट, लेकिन इस फॉर्मेट में डिस्कस नहीं करेंगे। बजाय इसके 4 के हम 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे लिख के नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपसे फिलिप कर्व और जे कर्व के बारे में पूछा, ऐसे ही कुछ मूजबानी यानी ऑडियो में वो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख के डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इससे लगता है। और हाँ, कल से क्या करेंगे, कल से कोई इंपॉर्टेंट हम करेंगे कि डेली मैपिंग स्टार्ट करेंगे। किसी भी कॉन्टिनेंट को पकड़ के डेली 2-3 लोकेशन उसकी डिस्कशन करेंगे, और लोकेशन डिस्कस करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे चलते चलते हमारा सारी मैपिंग तैयार हो जाएगी। और एक डेली स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं सारे तरह के। शुरू में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, बाद में हमारे देश के अंदर में इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि NHRC, पॉलिटी के भी इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, इन्वायरमेंटल के इंस्टीट्यूशन भी है। डेली एक एक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा हमारा तैयार हो जाएगा चलते चलते। तो ये 2-3 चीज़ें करेंगे तो क्या होएगा, चलते चलते 60-70 मार्क प्रीलिम का तो यहीं से आता है। देखिए, इन्वायरमेंटल की ऑर्गेनाइजेशन से 15-20 मार्क्स का आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेफिनेटली 15-20 के 4-5 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। तो ऐसी डिस्कशन से हमारा करंट अफेयर प्लस में मैपिंग प्लस में ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा डिस्कस करेंगे तो हमारा 100 नंबर का प्रीलिम तो ऑटोमेटिक तैयार हो गया। और जिस 2015 में जिस तरह का पेपर आया था, अगर वैसा पैटर्न रहा तो कम से कम 150 या फिर 160 का तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा करंट अफेयर ही आया था। तो यही हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो हम इस फॉर्मेट में नहीं कर सकेंगे डिस्कशन। तो आज की डिस्कशन तो हम कर लेते हैं, देखिए इस फॉर्मेट में ही। जो कैसिनी था, कैसिनी प्लैनेट काफ़ी फेमस था। कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन जुपिटर, दूसरा सैटर्न, मार्स और यूरेनस। और क्या आंसर इसका होगा? इसका आंसर देखिए होगा कि जो ये रिलेटेड था सैटर्न से, यानी शनि ग्रह जिसे आप कह सकते हैं। शनि ग्रह के आसपास इसने 12 साल तक चक्कर लगाया और तमाम तरह की चीज़ें इसने देखी कि कौन सा रिंग कैसे है और कैसे जो इन्वायरमेंटल का जो वहाँ पे क्लाइमेट है उत्पन्न होता है या फिर नष्ट होता है, कैसे बिहेव करता है। तो 12 साल इसको पूरे हुए, अब ये फाइनल स्टेज में है कैसिनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सुर्खियों में था ये। दूसरा जो है सॉरी, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है? यानी 1961 में, क्या इसे 1961 में बनाया गया था और बेलाग्रेड में इसका पहला सेशन हुआ था, यानी फाउंडिंग सेशन यहाँ हुआ था। और दूसरा जो ऑप्शन है 2016 समिट का सेशन, क्या ये ईरान में हुआ था? तो आप सोच लीजिए पहला फैक्ट सही है या गलत है, दूसरा फैक्ट सही है गलत है। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि जो पहला फैक्ट है वो सही है। 1961 में जो हमारे नेहरू जी और टीटो और जो नसीर थे इंडोनेशिया के और यूगोस्लाविया के भी लीडर थे, इन सब ने मिलकर 1961 में ये बेलाग्रेड में नैम का गठन किया था। और जो ये सेशन हुआ था ये वेनेजुएला में हुआ था।
2016 यानी इस साल का जो सेशन है वो वेनेजुएला में हुआ था। हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारे पीएम उसमें नहीं गए थे। इस पर विवाद भी उठा था, क्या हम नैम को इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, ये काफ़ी इस साल दिल्ली में काफ़ी सुर्खियों में था, डेट्स विच बैंड्स अप। ये जो डीज है, ये इस कौन से डीज का ये दूसरा नाम है, डेट्स विच बैंड्स अप। तो ये देखिए, ये चिकनगुनिया से रिलेटेड है, डेट्स विच बैंड्स अप। तो यूपीएससी में आए तो आप बता देना कि कौन से डी से रिलेटेड है। अब देखिए, ये भी है, हमने एक परम नाम से एक हमारा जो हाईएस्ट कंप्यूटिंग वाला सुपर कंप्यूटर है वो बनाया था। तो कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सुपर कंप्यूटर बनाती है। तो आप सोच लीजिए कौन सी ऐसी है। पहली समीर, सीडैक, CCA, NIC आपको पता ही होगा, सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट वगैरह बनाती है और जो मेल सर्वर को मेंटेन करती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा सीडैक ये सुपर कंप्यूटर से डील करती है, पूना में शायद इसका हेडक्वार्टर है। और ये नैम का एक पॉइंट था जो हमने अभी डिस्कस किया कि नैम 1961 में देखिए बेलाग्रेड में हुआ था और इस बार का सेशन हुआ वेनेजुएला में। तो और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बस इतना ही क्वेश्चन है, कम ही आज, ठीक है। देखिए, बहुत टाइम लगता है, तो सॉरी अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसे थी कि इस तरह से डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पहले और आंसर इसमें बहुत टाइम लगता है, बजाय इससे कि हम अब देखिए आज सिर्फ 4 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है, ऑप्शंस देने में टाइम लगता है। तो इससे अच्छा तो हम इसके बजाय कि 15-20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं, दूसरे फॉर्मेट में। तो अब देखिए, एक ये इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड मेंस का आर्टिकल है। तो मेंस के आर्टिकल में देखिए हुआ क्या है, हरियाणा की गवर्नमेंट, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ की हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया, इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ हैं इनको कहा कि, इनको एक आदेश दिया कि आपको कंपलसरी है कि 2.5 लाख जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको कहा कि कंपलसरी आप एक हफ्ते में कम से कम, एक वीक में कम से कम एक ट्रांजैक्शन डिजिटली जरूर करें। और हर एक डिपार्टमेंट में 2 नोडल ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट किए गए जो कि सबूत देंगे कि हर एक एम्प्लॉई जो आपके डिपार्टमेंट का है वो हर एक हफ्ते में एक डिजिटली जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। देखिए, 2 तरीके हैं, एक तो यू कैन से डेट इंसेंटिव दिया जाए, जो हमने फ्रंट पेज पे डिस्कस किया कि अगर आपको एटीट्यूड चेंज करना है या फिर किसी से कोई काम करवाना है तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाए, इनाम दिया जाए। दूसरा तरीका जो है वो एक्साइटेडनेस में हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनाया कि एक कंपलसरी कर दिया, यानी अगर आप नहीं करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा। तो देखिए, ये जो तरीका है वो तरीका, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले। इंडियन एक्सप्रेस कहते हैं इससे तो राइट टू फ्रीडम और जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन है साफ साफ। देखिए, मैं कैसे ट्रांजैक्शन करूं ये मेरी मर्जी है, कैश से करूं या फिर यूजिंग डिजिटली मीन्स करूं ये मेरी मर्जी है, आप मेरी प्राइवेसी के अंदर में कैसे आ सकते हैं। ये तो साफ साफ जो मेरी स्वतंत्रता है उसका हनन है। और जो दूसरी बात इससे निकल कर आती है, जो इसके एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉई एसोसिएशन है हरियाणा गवर्नमेंट की, उन्होंने भी इस बात को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा है कि देखिए कि इतने बड़े स्तर पर इस फैसले को नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता और साफ साफ ये गवर्नमेंट का कठोर रवैया है। कम से कम हमको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और हम आपको ये जो आपका डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट करवाने में सहायता प्रदान करते हैं, किस ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी दिक्कतें होती है। सभी 2.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, सबके पास तो देखिए इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और ना ही सबके पास में स्मार्टफोन्स उपलब्ध है। वैसा अधिकतरों के पास में उपलब्ध है लेकिन सबके पास तो नहीं है, सब मतलब सब। तो इसीलिए ये इस फैसले को जो कंपलसरी कर दिया गया, इसको जो है इंप्लीमेंट करवाना डिफिकल्ट है। तो यही एथिक्स में, यह भी एथिक्स का पॉइंट बनता है। 2 अप्रोच होती है, एक होता है कैरेट, एक होता है स्टिक। यानी देखिए, अगर आपको सरकार को कोई भी फैसला इंप्लीमेंट करवाना है, एक तो कैरेट देके, गाजर देके, जैसे खरगोश को गाजर देते हैं, आप उसको इनाम दे दो। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको इनाम मिलेगा। आप अगर डिजिटली आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इनाम मिलेगा। दूसरा है स्टिक, यानी छड़ी लगेगी, डंडा लगेगा आपको। जैसे देखिए, ये टेक्निक अपनाते थे ब्रिटिशर्स आज़ादी के टाइम में। क्या होते थे, जो मॉडरेट्स थे, यानी देखिए मॉडरेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाना चाहते थे, उनको तो ये देते थे, कैरेट देते थे कि देखिए हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, और उसका लालच दिखा के अपने यू कैन से दैट फॉलो करवाते थे कि आप बिहेव अच्छे से करिए। जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इनको स्टिक दिखाते थे, ऐसे लोगों को छड़ी दिखाते थे कि अगर आपने गलत काम किया, अगर सरकार के विरुद्ध गए तो आप पे दंड लगेगा, सजा होगी और कानून अपना काम करेगा। तो ये आज की बस ये आर्टिकल इतना ही है। तो आज की डिस्कशन में सिर्फ इतना ही, और फिर दोबारा से सॉरी कहता हूँ अगर आप वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे, और दूसरे हिसाब से हम मैपिंग वगैरह करेंगे, डेली एक मैप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और करंट अफेयर करेंगे डेली। तो इससे हमारी डिस्कशन हो जाएगी कम से कम 150 मार्क्स की। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।